नमस्कार, न्यूज नाइट पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और प्रकृति के परिवर्तन के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है। अब सब लेकिन आज न्यूज नाइट पे हम जानेंगे कि विज्ञान इस बारे में क्या कुछ कहता है। आज 7वां सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। किस तरह से पूर्व सैनिकों के शौर्य और साहस को सम्मानित किया गया, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा बात होगी जोशीमठ में भू धसाव की घटना के मामले में विशेषज्ञों की टीम की जांच पड़ताल हो रही है। दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में 7वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता की। शौर्य स्थल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि की अर्पित। कहा, वीरों ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने अदम्य साहस और शौर्य का दिया परिचय। सीडीएस सहित तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर भेंट की श्रद्धांजलि। जोशीमठ में भू धसाव की घटना के मामले में विशेषज्ञों की टीम जांच पड़ताल में जुटी। जलवायु विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के दल ने जोशीमठ में दरार वाले घरों का किया निरीक्षण। जोशीमठ औली को जोड़ने वाली रोपवे के प्लेटफॉर्म में आई दरार एहतियात के तौर पर किया गया बंद। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास गाजीपुर के बाद बक्सर के घाट पर पहुंचा। पर्यटकों ने भारतीय परंपराओं के साथ किया स्वागत। पीएम मोदी ने कल वाराणसी में हरी झंडी दिखाकर क्रूज को 51 दिनों की लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा पर किया था रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दिखाएंगे हरी झंडी। 8वीं वंदे भारत आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से जोड़ेगी। टक्कर रोकने के लिए लगाए गए हैं आधुनिक उपकरण। देश के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले। हिमाचल में बर्फबारी से 4 राजमार्गों सहित 200 से ज्यादा सड़कें हुई अवरुद्ध। मैदानी इलाकों में कल से ठंड के प्रकोप बढ़ने का अनुमान किया गया व्यक्त। ट्रेनों के आवागमन पर कोहरे का कर्फ्यू। 2 से 11 घंटे तक की देरी से चल रही हैं रेलगाड़ियां। उत्तरायण के अवसर पर श्रद्धालुओं ने देश की पवित्र नदियों में लगाई आस्था की डुबकी। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर की गई विशेष पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी भोगी व उत्तरायण की शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पतंग महोत्सव में हुए शामिल। और दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण पर स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा में इस बार देखिए राजा उदयित सिंह की कहानी। रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे होगा प्रसारण। और आज का दिन शौर्य, साहस और पराक्रम को सम्मानित करने का नाम रहा। देश भर में आज 7वां सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में 7वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस के मुख्य समारोह की अध्यक्षता की। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों की समर्पित सेवा और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए शौर्य स्थल राष्ट्र को समर्पित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने देहरादून छावनी के जसवंत मैदान में सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक रैली को संबोधित किया और एक कार यात्रा को हरी झंडी दिखाकर सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज का भी शुभारंभ किया। यह भारतीय सेना और क्लॉक ग्लोबल की साहसिक खेलों की एक संयुक्त पहल है। रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों की समर्पित सेवा और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए शौर्य स्थल राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा सशस्त्र सेना ने की है और इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखा है। हमारे देश का भी आजादी हासिल होने के बाद जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, जो सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूं कि अपने तीनों सर्विसेज के जवानों का और अपने वेटरन्स का एक मेजर कंट्रीब्यूशन मानता हूं। आपने चाक चौबंद व्यवस्था रखी है सीमाओं की। देशवासी अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं।
इसलिए बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के देश को एक ऊंचाई देने में, देश को एक हाइट देने के लिए वह लगातार वह काम करते रहे, यह हमारी मान्यता है। कार्यक्रम में मौजूद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के सैनिकों के शौर्य का बखान किया और कहा कि आज देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों को दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे देश के वीर सैनिकों ने आजादी के बाद हुए प्रत्येक संघर्ष में हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया है। आज संपूर्ण विश्व भारत की शक्ति एवं सामर्थ्य से परिचित हुआ है, जिसका परिणाम है कि कोई भी दुश्मन अब हमारी ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। आज देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों को दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए सरकार की अनुमति नहीं मिली। इससे पहले सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेवा प्रमुखों सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने 7वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वेटरन्स और एनओके के लिए ईसीएचएस सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। हमारा प्रयास है कि एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की संख्या उसको बढ़ाया जाए। साथ ही में रीएम्बर्समेंट क्लेम्स को ऑनलाइन किया गया है तथा पॉलीक्लिनिक्स का बजट और उनकी सुविधाओं को बढ़ाया गया है। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिटायरमेंट के बाद नौकरी के प्रबंध के संबंध में रेलवेज, दिल्ली मेट्रो और कई लीडिंग कॉरपोरेट हाउसेस के साथ एमओयू किया है। As a part of the digital mission initiative of the government, SPARSH has been operationalized. Use of this system would bring in transparency in pension processing and correct payment of all non-effective benefits to the pensioners. I am happy to inform that 156 SPARSH service centers have been made operational across all the commands of the Indian Air Force in all the self-accounting units. This will help in speedy resolution of all pension-related issues of our air veterans. As we transit into the future, the services are committed in ensuring the welfare of our ex-servicemen. The Indian Navy has been following a multi-pronged approach involving care, creative solutions and communication. The landmark MOU with the DG Shipping towards recognition of Indian Navy training and sea service for transition to the Merchant Navy, as well as MOUs with 9 corporates for the employment of ex-servicemen and the next of kin are a few significant initiatives in that direction. देहरादून और दिल्ली के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी 7वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उल्लेखनीय है कि सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की सेवाओं की मान्यता और सम्मान में मनाया जाता है। वो 14 जनवरी 1953 को सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। ब्यूरो इनपुट के साथ उर्मिलेश भट्ट, कुमार आलोक और नंदिता डागर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सुरक्षा संरक्षा के साथ गति अब भारतीय रेल की पहचान बनने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है और लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली ट्रेन बनेगी। रेल को मिलेगी गति तो देश को प्रगति। जी हां, इसी सोच के साथ 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। 16 बोगियों वाली इस बेहद खूबसूरत रेलगाड़ी में 2 एग्जीक्यूटिव क्लास और 14 इकोनॉमी क्लास कोच हैं। समय की बचत और 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की तेज रफ्तार पकड़ने वाली ये ट्रेन आम और खास सभी को एक आनंददायक सफर देने के साथ साथ एक गौरव का भी एहसास कराती है कि कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और विश्व में अपनी नई पहचान बना रहा है।
इंजन लेस और ऑटोमेटिक डोर वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से माता वैष्णो देवी के लिए शुरू की गई। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए मोदी सरकार का ये तोहफा श्रद्धालुओं के लिए एक वरदान साबित हुआ, जिससे वे दिल्ली से कटरा महज 8 घंटे में पहुंचने लगे। कवच जैसी एंटी एक्सीडेंट सिस्टम और बेहतरीन इंटीरियर वाली तीसरे वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली 2 औद्योगिक और व्यावसायिक शहरों गांधीनगर मुंबई सेंट्रल को, जिसने न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को गति दी बल्कि बुलेट ट्रेन से पहले गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को सेमी हाई स्पीड ट्रेन से पहचान कराई। आने वाले 8-10 सालों में हम भारतीय रेल के कायाकल्प का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 400 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनें, विस्टाडोम कोचेज भारतीय रेल की नई पहचान बनने वाले हैं। इस खास ट्रेन सेट की चौथी रैक का तोहफा मिला देवभूमि और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के अंदौरा, ऊना से चंडीगढ़ होते हुए नई दिल्ली स्टेशन के लिए चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दी। खास बात यह है कि ये ट्रेन आनंदपुर साहिब से होकर गुजरती है, यानी एक बार फिर से मोदी सरकार का आनंदपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को एक और तोहफा। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते नए भारत में कनेक्टिविटी को तंदुरुस्त करने के लिए सरकार ने 5वीं वंदे भारत ट्रेन चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर के बीच चलाई गई। रेल मंत्रालय का लक्ष्य इसी वर्ष यानी 15 अगस्त 2023 तक कम से कम 75 वंदे भारत ट्रेनों को देश भर में चलाने का है। 180 डिग्री तक घूमने वाली एग्जीक्यूटिव क्लास की सीटों जैसी खासियतों के साथ साथ छठी वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला छत्तीसगढ़ के साथ साथ एक बार फिर महाराष्ट्र को। बिलासपुर से नागपुर के बीच ये ट्रेन 5.5 घंटे में 414 किलोमीटर का सफर करती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी अगर खासियतों की बात करें, स्लाइडिंग डोर जैसे पहले वंदे भारत ट्रेन के अंदर आप देखते थे, वैसा ही बिल्कुल स्लाइडिंग डोर जो है वो लगाया गया है लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी को कोई असुविधा नहीं हो। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक जो खाना गर्म करने का, खाना रखने का जो सिस्टम है वो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर दिया गया है। साथ साथ जो पैसेंजर हैं उनके लगेज को कहाँ रखा जाए उसके लिए भी साइड में जो है वो यहाँ पर इस तरह के रैक बनाए गए हैं। जैसे आपने पहले देखा हवाई जहाज़ के अंदर जो ऊपर सामान रखने का जो रैक होता था वो बिल्कुल वैसा ही है। और टच यहाँ पर आप लाइट देख सकते हैं, ये टच पर है, यानी कि अगर आपको रीडिंग लाइट चाहिए और आप दूसरे पैसेंजर परेशान ना हो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट के लिए आप देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए ये 32 इंच का जो है ये स्क्रीन लगा हुआ है यहाँ पर, जिसपे कि जो भी स्टेशन आएगा उसकी आपको जो है जानकारी मिलेगी। वैक्यूम टॉयलेट, सामान रखने के लिए ज्यादा स्पेस, बेहतरीन खान पान वाले वंदे भारत ट्रेन की सफलता को देखते हुए इसकी 7वीं रैक को कोलकाता से उत्तर पूर्व राज्यों के द्वार कहे जाने वाले जलपाईगुड़ी के बीच दिसंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में चलाई गई। अब इसे नए वर्ष 2023 की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन की पहली सौगात फिर से दक्षिण भारत के 2 तेलुगु राज्यों को देंगे, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ेगी। सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम के बीच ये ट्रेन 700 किलोमीटर का सफर करेगी, जिसमें ये आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, राजमुंदरी और विजयवाड़ा स्टेशनों से होते हुए तेलंगाना में खम्मम, वारंगल होते हुए सिकंदराबाद तक का सफर पूरा करेगी। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज नाइट, जल्द हाजिर होंगे।
Students, get your STEM nodes working. Participate in India's biggest STEM quiz. It's time to raise hands and win prizes up to 2 crore rupees. Stand a chance to visit premier institutions. The students of class 9 to class 12. Register before the 16th of January for free. Only on stemquiz.gujarat.gov.in. Gujarat STEM Quiz 2.0. The journey of a new generation. हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Lamon pe Spartaldan pe gyal khapi Sondo so jani serce na socias peski tsali Rikshum chos luk so inna kya gar yulir gyudzin Agar gel kapucento Spartaldan perevai Ladami masconi Shmina solvamos lami Kyagara me gyaldar Tuz gyumstan polusi Richard Dawson Chadar Tundes Beji Curie Kyagara Megaldar Tus Dunes Stan Polusi Richard Dawson Chadar Tundes Beji Curie Yagar spark your shit Get your shit Let us get your shit Spark your shit Yagar spark your shit Get your shit Let us get your shit ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार एक्शन मोड में है। प्रभावित लोगों को राहत देने का कार्य प्राथमिकता पर किया गया है और अब दरार वाले घरों को खाली कराने और परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने के बाद अब विशेषज्ञों की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यहां पर्यावरण और पारिस्थितिकी विश्लेषण के बाद इन पर्वतों के भविष्य की स्थिति का आकलन भी किया जा रहा है। जोशीमठ भू धंसाव के बाद से प्रशासन लगातार हरकत में है। दरार वाले घरों को खाली कराने और परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने के बाद अब विशेषज्ञों की टीम जांच पड़ताल में जुटी है। जलवायु विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने शनिवार को जोशीमठ में दरार वाले घरों का निरीक्षण किया। इन्होंने अलग अलग टीम बनाकर प्रभावित इलाकों का बारीकी से जायजा लिया। इन्होंने वहां पर्यावरण और पारिस्थितिक आकलन करने के साथ साथ ये भी देखा कि किसी और क्षेत्र में भूधसाव की घटना का कोई और संकेत तो नहीं है। उधर इंजीनियरों की टीम ने जोशीमठ के 9 वार्डों में 4000 इमारतों का सर्वेक्षण शुरू किया। इसमें इमारतों के निर्माण में मानकों पर अमल हुआ है या नहीं, इसका आकलन किया जा रहा है। हम वो चीजें करते हैं जैसे फिजिकल असेसमेंट है, जो हैजर्ड है उसका असेसमेंट हम करते हैं। साथ में जो है उसमें जो है हम वाटर क्वालिटी का भी अध्ययन करेंगे और जहाँ तक जो है बायोलॉजिकल का है इकोलॉजी में ही, तो उसका बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट भी हम कर रहे हैं कि कौन से प्लांट्स जो है कहाँ पर हैं, किस एल्टीट्यूडनल उसमें है। एक स्पेसिफिक नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक फॉर्म डिज़ाइन किया है, उससे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डेटा लेते हैं। तो क्रैक है तो उसमें हम ये एक डेमिक गेज लाए हैं, तो ये डेमिक गेज उसमें लगाते हैं
क्रैक पे चिपकाकर और फिर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि किस अगर क्रैक बढ़ती है तो किस रेट से वो बढ़ रही है, और उसके ऊपर से हम एसेस करते हैं कि पूरे पैरामीटर्स के ऊपर से एसेस करते हैं कि ये बिल्डिंग सेफ है, अनसेफ है, यूजेबल है, या इसमें कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके इसको यूज करने की संभावना है। उधर दरार वाले घरों के ध्वस्तीकरण का काम भी जारी है। जिन घरों या होटलों में बड़ी दरारें हैं, उनको पहले गिराया जा रहा है। लोगों को यहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। उधर भूधसाव के चलते जोशीमठ औली को जोड़ने वाले रोपवे के प्लेटफॉर्म में भी दरार आ गई। इसके बाद एहतियात के तौर पर रोपवे बंद कर दिया गया है। कल से ही दरारें आई हैं, जो कि बिल्कुल मेरे प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पास में है, क्योंकि एक खतरा बना हुआ है मेरे रोपवे के लिए भी। मेरी डेली की रिपोर्ट जाती है, प्रतिदिन रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाती है। हो सकता है जिस हिसाब से प्रभाव बढ़ रहा है उस हिसाब से भी बढ़ भी सकता है। फिलहाल अभी अगले आदेशों तक बंद है। वहीं जोशीमठ की तरह ही कर्णप्रयाग में भी कई मकानों में दरारें देखने को मिल रही हैं। दूरदर्शन की टीम ने कर्णप्रयाग में स्थिति का जायजा लेने के बाद ग्राउंड जीरो से ही जिला अधिकारी को वहां के हालात बताए और लोगों की सहायता के लिए तत्काल प्रशासन की टीम को वहां बुलवाया। जिलाधिकारी महोदय को फोन करने के बाद कर्णप्रयाग के तहसीलदार यहाँ पर पहुंचे हैं। ये दरारें दिखना शुरू हुआ था और सितंबर में ही हमने इसको सर्वे करके जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा गया था। परसों 11 तारीख को भी यहाँ पर एक जॉइंट सर्वे किया था। उसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से घर अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं रह गए हैं। इसके लिए हमने नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग का जो रैन बसेरा है वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तो ये थे कर्णप्रयाग के तहसीलदार जिनको जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ भेजा है, और ये अब देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से जो लोग हैं वो असुरक्षित घरों में रह रहे हैं, और उन लोगों को निकालकर कर्णप्रयाग में ही उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और वहाँ पर कोशिश की जा रही है उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, कर्णप्रयाग। और दुनिया का सबसे लंबा और आकर्षक नदी क्रूज गंगा विलास अब धीरे धीरे अपने पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। कल पीएम मोदी ने वाराणसी में वर्चुअली इसका शुभारंभ किया था। यह लग्जरी क्रूज गाजीपुर के बाद अब बक्सर पहुंच गया है, जहां पर्यटकों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद लग्जरी क्रूज गंगा विलास शनिवार को यूपी के गाजीपुर पहुंचा, जहां पर्यटकों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उन्हें ई रिक्शा पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र तक ले जाया गया। उल्लेखनीय है कि 5 गज मोटे, 12-12 विशाल और 40 फुट ऊंचे खंभों पर खड़ा 5 प्रस्तर खंड वाला ये मकबरा देखने लायक है। पर्यटक इस स्थल पर आकर रोमांचित हो उठे। It was a very warm welcome and it was very surprising. And we loved, I think I speak for everybody, we loved the atmosphere and the friendliness and the warmness for this welcome. The hospitality of the Indian people is outstanding. I'm the 4th or 5th time in India. It is always the same. Always nice people. Helpful, enjoyable, friendly, and they laugh a lot. That's the most important thing you can do in life. पर्यटकों के गाइड रहे देवेंद्र मिश्र ने उन्हें स्मारक और इसके महत्व के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले बनारस से शुरू हुई, फिर गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस मकबरे पे इनको लेके गया मैं। सबसे अच्छा मजाक ये रहा कि जो लोकल हम लोगों ने टोटो लिया और पूरे जिले का भ्रमण किया, इनको ये बड़ा अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात रही कि जिले वासियों ने, यहाँ के नागरिकों ने भी इनका एक हार्दिक अभिनंदन किया हाथ हिलाते हुए। गाजीपुर से चलने के बाद शाम को क्रूज बक्सर पहुंच गया, जहां पर्यटकों के लिए कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात
मौसम की कर लेते हैं। समूचा उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है। पहाड़ों पर कई स्थानों पर बर्फबारी हुई है और मैदान भी उसके असर से ठिठुर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का यही हाल रहने वाला है। पहाड़ी राज्यों में हिमपात की वजह से चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी से पहाड़ पर ठंड तो बढ़ी ही है, मैदान में भी उसके असर से ठिठुरन बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर में ताजा हिमपात के बाद तापमान में काफी गिरावट आई है। ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से तापमान में काफी कमी दर्ज की गई। शनिवार को शीतलहर का प्रकोप कुछ ज्यादा ही रहा और कई इलाकों में अधिकतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारी हिमपात से प्रभावित सामान्य जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए प्रशासन बर्फ हटाने के काम में लगा हुआ है। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण लोगों के जनजीवन और यातायात पर प्रतिकूल असर पड़ा। प्रशासन यातायात को बहाल करने के काम में लगा है। शिमला के आसपास के क्षेत्रों में भी हिमपात हुआ। इससे लंबे समय से वर्षा और हिमपात का इंतजार कर रहे बागबानों को बड़ी राहत मिली। हालांकि बर्फबारी ने सर्दी भी बढ़ा दी है। मैं यहाँ पर बर्फ देखने आया था, स्नोफॉल हो रही है। फर्स्ट टाइम मैंने स्नोफॉल देखी है यहाँ पे। मैं इस चीज को देख के बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। कई दिनों से बाद बर्फ गिरी है सर यहाँ पे। अब थोड़ा काम, टूरिस्ट लोग आ रहा है और काम चला हुआ है सर। उत्तराखंड में भी शनिवार को मौसम ने करवट ली। प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। ऊंची चोटियों पर हल्के से मध्यम स्तर का हिमपात हुआ। सर्द हवाओं के कारण समूचे प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई। चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ और टिहरी गढ़वाल में पहाड़ों में मौसम खुशनुमा हो गया। सैलानियों के चेहरे पर बर्फबारी के बाद खुशी देखी गई और वो उसका भरपूर लुत्फ उठाते दिखे। स्थानीय लोग और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग बर्फबारी से खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। उधर पहाड़ों पर हुए हिमपात से मैदान में सर्दी बढ़ गई है। बर्फीली हवाओं के चलने की वजह से दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में ठंड में काफी इजाफा देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को कहा कि दिल्ली एनसीआर में कई स्थानों पर अगले सप्ताह शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार यहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चेतना के पर्व उत्तरायण की। हम सब के लिए अजस्र ऊर्जा के स्रोत सूर्यदेव अब उत्तरायण हो चले हैं। उत्तरायण में सूर्य के प्रवेश का अर्थ कितना गहन है और आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र के लिए कितना पुण्यशाली है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे देश भर में अलग अलग परंपराओं, रीति रिवाजों और तौर तरीकों के साथ इस उत्सव को मनाया जाता है। इस नव ऊर्जा का उल्लास देखते ही बनता है। सूर्य के उत्तरायण होने के पर्व पर भारी संख्या में लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान किया। सुबह तड़के से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचे और पूजा अर्चना कर दान पुण्य किया। इस अवसर पर जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कई जगह खिचड़ी का प्रसाद वितरित भी हुआ। कड़ाके की ठंड भी श्रद्धालुओं की आस्था को डिगा नहीं सकी और लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। दान पुण्य का बहुत महत्व है। इसे दान करने से बहुत लोगों के मुख पुण्य मिलता है। बहुत बड़ा दिन है। आज सूर्य भगवान मकर राशि में आते हैं और अपने भारत में अच्छे से मनाते हैं इसको। हम बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट समझते हैं कि इस पावन दिन के अवसर पे जो है इतनी माँ गंगा की पवित्र धरा है, वहाँ पे हमें आगमन का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आध्यात्मिक नगरी के नाम से विख्यात वाराणसी और अयोध्या में श्रद्धालुओं ने गंगा और सरयू में स्नान किया और अपने मंगल की कामना की। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी उत्तरायण के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सनातन परंपरा के हिसाब से पूजा अर्चना की। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्नान करने के उपरांत तिल और खिचड़ी के साथ वस्त्रों का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज भारी संख्या में तमाम जिलों से लोग आकर के अपनी खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और किसी को कहीं कोई असुविधा नहीं हो रही है। हर व्यक्ति मेले का दर्शन भी कर रहा है। महापर्व मकर संक्रांति करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का त्योहार है और एक ठंडक से खत्म होने का भी एक माना जाता है कि नया मौसम का शुरुआत होता है।
मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर शिप्रा नदी में श्रद्धालुओं ने पावन डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की, तो पश्चिम बंगाल में श्रद्धालुओं ने गंगा सागर में स्नान किया। वहीं श्रद्धालुओं ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में अरदास की और स्नान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरायण और भोगी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि उत्तरायण की हार्दिक बधाई, हम सभी के जीवन में आनंद की प्रचुरता हो। भोगी की हार्दिक शुभकामनाएं, हर किसी की सुख और कल्याण की कामना करता हूं। संक्रांति के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के वेजलपुर में आयोजित पतंग महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो उत्तरायण को अलग अलग देश भर के हिस्सों में एक महापर्व के तौर पर मनाया जाता है और इसके आध्यात्मिक और धार्मिक कारण तो बहुत सारे हैं और आपने जाना समझा भी होगा, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। क्या कुछ इसका दृष्टिकोण है, इसकी बात करेंगे। उत्तरायण सृष्टि का सूर्य पर्व, सनातन परंपरा में विशेष महत्व का दिन है ये, और सूर्य की दरअसल दो स्थितियां बताई जाती हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, और दोनों की अवधि जो है वो 6-6 महीने के लिए होती है। 6 महीने दक्षिणायन रहेगा तो 6 महीने उत्तरायण रहेगा, और उत्तरायण से दक्षिणायन जाने का ये जो ट्रांजिशन फेज है, इसको ही दरअसल संक्रांति कहते हैं। और ये उत्तरायण का जो है ये संक्रांति का काल आ गया है और सूर्य अब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जा रहे हैं। उत्तरायण यानी उत्तर की ओर जाना, उत्तर की ओर प्रयाण करना। जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करते हुए भ्रमण करते हैं तो इसको उत्तरायण कहा जाता है, यानी कि टुवर्ड्स नॉर्थ जब सूर्य मूव करता है। इसी तरह से जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं तो इसे दक्षिणायन कहा जाता है। जैसा कि बताया गया कि ये 6-6 महीने दोनों स्थितियां रहती हैं कि 6 महीने दक्षिण की ओर जाएगा, 6 महीने उत्तर की ओर जाएगा। इस कारण मकर संक्रांति को उत्तरायण पर्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर राशि से कहा जाता है इसको मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम मकर संक्रांति है। और उत्तरायण क्योंकि ये उत्तर की ओर सूर्य जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से दरअसल 22 दिसंबर की दोपहर को सूर्यदेव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होते हैं, यानी कि मकर रेखा पर होते हैं, और इस दिन जो है इस स्थिति को दक्षिण अयनांत यानी कि विंटर सॉलिस्टिस की स्थिति कहा जाता है। विंटर सॉलिस्टिस में जो दक्षिणी ध्रुव होता है वहां पर सूर्य जो है बिल्कुल सर के ऊपर होगा, और इस स्थिति में जो दक्षिण अयनांत की स्थिति जो है, जो विंटर सॉलिस्टिस है, उसमें 22 दिसंबर से ठंड की शुरुआत बढ़ जाती है। और इस दिन से उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रातें होती हैं, और उसके बाद से ठंड जो है ये पूरे जो उत्तर भारत है यहां पर जबरदस्त तरीके से ठंड पड़ने लगती है, और ये ठंड कम से कम मकर संक्रांति तक पड़ती है। दक्षिण अयनांत के दिन से ठंड बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये मकर संक्रांति के दिन तक ये जो ठंड का प्रकोप है दरअसल वो बना रहता है। और उसके बाद से उत्तरायण के शुरू होने के साथ ही ठंड का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। सूर्य की ऊर्जा जो है वो पृथ्वी पर नजर आने लगती है, वो दिखने लगती है, और सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही दिन बड़ा होने लगता है और रातें छोटी होने लगती हैं। दिन बड़ा होने लगता है तो कार्य क्षमता भी हमारी बढ़ जाती है। किस तरह से इसमें प्रकृति पर असर पड़ता है, किस तरह से मानव मन पर असर पड़ता है, किस तरह से व्यक्ति का मनोविज्ञान बदलता है, यह भी समझने की जरूरत है। सूर्य के उत्तर दिशा में गमन करने का यह क्रम करीब 6 महीने तक यानी 21 जून तक चलता है। 21 जून यानी कि तब जो है ये समर सॉलिस्टिस का समय आ जाता है, और समर सॉलिस्टिस यानी कि उस दौरान बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है। 21 जून को सूर्य जब उत्तरी चरम बिंदु पर होते हैं तो फिर से अयनांत की स्थिति होती है। अयनांत यानी कि अब समर सॉलिस्टिस आ जाएगा, और ऐसे में सूर्य को ब्रह्मांड की आत्मा माना जाता है। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। पृथ्वी पर सूर्य को कहा जाता है कि यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा देव है और सबसे ज्यादा ऊर्जा इसके अंदर होती है। और ऐसे में सूर्य शरीर, मन और वातावरण में उल्लास लाते हैं। ये ऊर्जा स्फूर्ति लाने के साथ ही संकल्प शक्ति को भी बढ़ाती है, कार्य क्षमता को बढ़ाती है, मन के विज्ञान को चेंज करती है, दरअसल मनोविज्ञान को चेंज करती है, और व्यक्ति कार्य उन्मुख होता है। इसलिए भी ये जो मानव मन पर जो इसका प्रभाव है ये बहुत व्यापक है।
इसी समय फसलों के पकने का समय आता है, वसंत ऋतु के आगमन का आरंभ होता है, वातावरण में शुष्कता कम होती है, यानी कि इसका जो असर है वो मौसम पर, प्रकृति पर किस तरह से होता है यह भी समझा जा सकता है कि शुष्कता कम होती है और साथ ही साथ फसलें पकने लगती हैं। तो कुल मिलाकर एक उत्साह का, उमंग का माहौल होता है, वसंत ऋतु का आगमन होने लग जाता है। देश भर में अलग अलग राज्यों में इस अवसर पर अलग अलग त्योहार, उत्सव, पर्व, परंपरा के तौर पर मनाया जाता है। अलग अलग समाज इसको अलग अलग तरीके से मनाता है, लेकिन सूर्य के देव की उपासना की जाती है। लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पूजा अर्चना और दान पुण्य का कार्य किया जाता है और इसको बहुत शुभ कार्य माना जाता है। विवाह जैसे उत्सव जो पिछले 1 महीने से बंद थे, वो अब उनकी शुरुआत कर दी जाती है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण में आते हैं तो उसको शुभ माना जाता है। सनातन परंपरा में मकर संक्रांति का इसीलिए विशेष महत्व है और इसका धार्मिक, आध्यात्मिक महत्व भी है। और ये कहा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा से ऊर्जस्वित होकर के हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत में पितामह भीष्म ने भी सूर्य के उत्तरायण होने पर ही अपना प्राण त्याग किया था। यह बेहद विशेष घटना है और महाभारत में ऐसा कहा जा रहा है कि जब भीष्म पितामह को शरशैया पर आए थे, वो बाणों की शैया पर आए थे, तो उनका यह कहना था कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा तब तक वो अपने प्राण त्याग नहीं करेंगे। और इसकी वजह यह थी कि उनका कहना था, और ये सनातन धर्म जो है, जो मान्यता है, उसके मुताबिक जब उत्तरायण में प्राण त्याग करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। तो इस तरह से तमाम जो आध्यात्मिक और धार्मिक कारण है, उसके पीछे जो वैज्ञानिक सोच है, उसको भी हमने आपको बताया। इस पर और भी हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारा आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज नाइट में। और हम चर्चा कर रहे थे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आस्था के पर्व उत्तरायण की। इसको कई नामों से जानते हैं और इसी पर आज हमारा विशेष है कि आखिर उत्तरायण का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। दरअसल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व हम सब समझते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और किस तरह से पूरे देश भर में जहां भी सनातन परंपरा का दुनिया भर में प्रसार है, वो इसको किस तरह से देखते हैं, इस पर भी बात करेंगे। किस तरह से ये जो हमारा सूर्य देव है, जब वो उत्तरायण होते हैं तो जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनमें क्या कुछ चेंजेस होती है, क्या कुछ परिवर्तन होता है, इस पर हम विशेष तौर से आज चर्चा करेंगे। और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जो कि राष्ट्रीय ज्योतिष परिषद से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजय भांबी जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं। आप दोनों लोगों का, खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। और आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री, अगर हम आपसे इसकी शुरुआत करें और हम ये जानने समझने की कोशिश करें कि जो भी भारतीय त्योहार हैं, पर्व हैं, परंपराएं हैं, वो दरअसल यूं ही नहीं शुरू हुई है। जो हमारी ऋषि मुनि जो रहे हैं, जो उनकी परंपराएं रही हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरूर रहा है। उसके पीछे एक विज्ञान का जो कॉज होता है वो जरूर रहा है। तो अगर उत्तरायण की बात करें, मकर संक्रांति की बात करें, तो इसका
जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो हम आपसे समझना चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। देखिए, भारत में जो भी हमारी पर्व परंपरा सनातन धर्म की है, उसमें हर पर्व जो है हमारा विज्ञान से जुड़ा है और विज्ञान से भिन्न सनातन हो ही नहीं सकता। कारण यह जो सूर्य का पर्व है, और कहा है, वेदों ने कहा है, सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुश्च, सूर्य जो है वो जगत की आत्मा है। तो जब जगत की आत्मा है और ये धनु राशि से मुक्त होकर मकर में जा रहे हैं, तो अभी सूर्य जो है उत्तरायण की ओर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे सृष्टि में सब कुछ पुष्पित और पल्लवित होने लगेगा। जो हमारा दक्षिणायन है, यह दक्षिणायन में सभी धीरे 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 सर्दी के कारण, जैसे आप समझिए लगभग सितंबर के आसपास से ये हमारा दक्षिणायन होना शुरू होता है, और अब ये 14-15 जनवरी के आसपास जो है इसका ये अभी जैसे आज ये 8:57 के करीब में ये इस राशि में प्रवेश कर रहे हैं जी। तो मकर राशि में जैसे ही सूर्य आते हैं, आप समझिए कि सर्दी जाने की अपनी तैयारी कर रही है, और फसलें जो हैं, गेहूं की फसलों के लिए एक बढ़िया समय आ गया है। अच्छी फसल होगी और वो फसल चैत्र तक इसके प्रभाव से बहुत सुंदर फसल होगी, और हम फिर एक यज्ञ की परंपरा को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो हम जिस भी पर्व को मनाते हैं, उस पर्व के पीछे यही वैज्ञानिक सोच है कि वहां से मानवता का क्या हित होगा और हम कैसे अपने जीवन को जीने के लिए उत्तम तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं। यह तकनीकी जो है ये प्राकृतिक तकनीकी है। जी जी जी, निश्चित तौर पर जी, प्राकृतिक तकनीकी है। डॉक्टर अजय भांबी को भी यहाँ जोड़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो चर्चा हो रही है, इस पर अगर आप कुछ प्रकाश डालना चाहें तो वो तो आप बताएं ही। साथ ही जो ये ग्रहों की, नक्षत्रों की जो पूरी चाल है, इसका क्या कुछ असर मानव मन पर, मनोविज्ञान पर, और खासतौर पर जब हम उत्तरायण के विशेष संदर्भ में इसकी चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से ये विज्ञान जो है इसको आध्यात्म और धर्म से जब जोड़ते हैं तो किस तरह से इसका असर मनुष्य के ऊपर पड़ रहा है, हम सब के ऊपर पड़ रहा है? आज के दिन, आज मकर संक्रांति है तो अब शुरू हुई है शाम को। इसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्य है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की लोएस्ट एप पर है, बिल्कुल लोएस्ट एप पर है, और ये उसने इतने 6 महीने टच किया है। 21 जून से जब से शुरू हुआ, दक्षिणायन करते करते वहां एकदम नीचे के पॉइंट पे आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, और यहाँ से पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। जैसा कि इन्होंने बोला और आप जानते हैं कि ये जो दुनिया है, पृथ्वी जो है, इसका संचालन सूर्य से होता है। जगत की आत्मा नहीं, हम सब की आत्मा भी है, और हर चीज की आत्मा है। जितने भी कण हैं उन सब की आत्मा सूर्य है, और सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं हो पाता। इससे पहले का जो महीना होता है, जो जहां पर सूर्य धनु राशि में होता है, करीब 15 दिसंबर से लेकर और 15 जनवरी तक, वो जो पीरियड होता है उसमें देखते हैं कि हम विवाह नहीं करते, खेती में कुछ काम नहीं करते, उस सबको छोड़ देते हैं कि वहां पर सूर्य निर्बल हो जाता है। जब सूर्य निर्बल हो जाता है तो स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में हर जगह, आज तो बिजली है हमारे पास, जब बिजली नहीं थी तब हम दिया जलाते थे, आग करते थे, तापते थे, और पूरी जिंदगी, जीवन जो है ऑलमोस्ट ठप हो जाता था। जीवन इसलिए व्यक्ति ने अपने जितने संस्कार हैं, शादी विवाह के बंद कर दिए, खेती खलियान में जाना बंद कर दिया, और वो एक समय है जहां पर कि आप अपने को समेट के रहते हैं। और जैसे ही मकर में आता है तो आप एकदम उत्साहित हो जाते हैं, और अपने को अब यहाँ से एक नई यात्रा है, आपका मन भी उत्साहित होने लगता है, आपके एक्शन भी उत्साहित होने लगते हैं, और आपके अंदर एक नई ऊर्जा है, पृथ्वी भी पल्लवित होने लगती है। यहाँ से पृथ्वी में एक नया रूप आता है। इसलिए कुछ पिछले 6 महीने हमने झेले, ये यहाँ पर ऊर्जा का पर्व है उत्तरायण, यानी सूर्य जो है अब पॉजिटिविटी की तरफ आ गया। उससे पहले नेगेटिविटी की तरफ था, और जहाँ पर पूरे वातावरण में 6 महीने में हमने देखा, दुनिया का कोई भी स्थान हो, चाहे वो
इवन अरब वगैरह हो, वहां पर भी रातें और दिन बड़े ठंडी होना शुरू हो जाते हैं, वहां पर भी लोग देखा में स्वेटर पहनना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसा समय है जब पूरा वातावरण, पूरी दुनिया एक बहुत संकीर्णता में फंस जाती है, वहां पर मन भी क्षुब्ध हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ आता है तो यहाँ पर पूरे देश में पोंगल का त्योहार है, पंजाब में अभी हमने कल देखा लोहड़ी हुई, और इवन नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, पूरे देश में, इस देश को, जो देश की हम बात करते हैं विभिन्नता में एकता, तो ये विभिन्नता में एकता नेचर ने भी दे रखी है। वो हमारे मनों में एक विभिन्नता में एकता है, उसका एक सोर्स सूर्य है, और सूर्य अब हमको जोड़ता है। हमारे त्योहार सारे सूर्य से कनेक्ट होते हैं, पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है और सारे ग्रह भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन जो यहाँ पर पल्लवित हो रहा है उसका आधार सूर्य है। यहाँ पर सूर्य जो है जब अपने यौवन पर आता है या दोबारा से, जी आपने बिल्कुल ठीक बात कही। एक बात इसमें और अगर हम आपसे जानना समझना चाहे डॉक्टर अजय भांबी, कि ये जो चाहे वो नक्षत्रों की चाल हो, ग्रहों की स्थिति हो, ये कोई आज से हम इसको जानना हमने शुरू नहीं किया। जो हमारा पंचांग है वही हजारों वर्षों पुराना है, और मतलब इसका कोई बहुत ठीक ठोस जानकारी शायद ना मिलती हो कि कब से ये चला आ रहा है, बहुत सदियों पुराना है। तो किस तरह से इसको देखते हैं कि जब हम विज्ञान और आध्यात्म को एक साथ लेकर चलने की बात आज हम कर रहे हैं, कि धार्मिकता की तो बात करेंगे लेकिन विज्ञान को भी साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में ये देखने में आता है कि जो हमारा विज्ञान था, या जो हमारा ज्योतिष शास्त्र था, जो इससे जुड़ा हुआ विज्ञान था, जो इसकी सटीक जानकारी थी ग्रहों की, नक्षत्रों की, उनकी जो चाल थी, उसके बारे में आज से नहीं सदियों पहले, या ये कहें कि हजारों वर्षों से पता था। देखिए मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य की धुरी है, तो यहाँ पर जो पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी यूं घूमती है, राउंड नहीं घूमती, ऊपर नीचे चलती है, ऊपर नीचे, यहाँ से गोलाई में जैसे आप दिखा रहे हैं ऊपर नीचे चलती है। तो जब वो नीचे की तरफ आती है तब वहां पर सर्दी का मौसम होता है, और जो सूर्य का जो एनर्जी है, जो सूर्य की वो उष्णता है, एनर्जी है, वो कम होने लगती है। इससे यहाँ पर जीवन पूरी वर्ल्ड में, पृथ्वी पर कमजोर होने लगता है, और वहां से हमारी पूरी गतिविधियां बदल जाती हैं। और जैसे ही हम इस पर्व में आते हैं तो पृथ्वी भी की राशि। डॉक्टर अजय भांबी, दरअसल मेरा सवाल ये था कि जो वैज्ञानिकता की हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारी सनातन परंपरा है, इसमें हमारी ये सटीक जानकारी, हमारा विज्ञान तब भी बहुत उन्नत था, आज हमें दोबारा उसको पाने की जरूरत है। मैं दरअसल ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए आज साइंस जो है पूरी 600 साल की है। इससे पहले भी हम जानते थे, ज्योतिष को वेदों में नेत्र बोलते हैं। इसका मतलब है कि बिना नेत्र के जैसे आप देख नहीं सकते, ऐसे ही अगर आपको आध्यात्म को समझना है, वेदों को समझना है, या जीवन को समझना है, तो उसके लिए बिना सूर्य के पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जो पॉसिबिलिटी नक्षत्र हैं, आज से नक्षत्रों का जो चाल है, नक्षत्र तो बदलती रहते हैं, उनमें भी ऊर्जा बढ़ जाती है। और इस दौरान में जो लोग पैदा होते हैं अगले 6 महीने तक, वो एक अलग, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो एक अलग उससे आते हैं, अलग योनि से कह सकते हैं। हमारे कई तरह की योनि है, देवता और या मनुष्य योनि, अलग अलग, तो उस स्थान से आते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर भी एक अलग तरह का ऊर्जा होती है। और यह जो समय दिन तो बढ़ ही जाता है, तो आप और काम कर सकते हैं। हमारा पूरा जीवन जो वैज्ञानिक चलता है, क्योंकि सूर्य को ही हम समझते हैं, सूर्य को ही साइंस समझना चाह रही है। तो सूर्य को हमने आत्मा बोला, चंद्र को मन बोला, और वहां से हमने सारे ग्रहों की गति और उनके व्यवहार को जाना। तो जब सूर्य मन आत्मा है और चंद्रमा मन है, तो इन दोनों के बीच जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ने लग जाती है, हमारे काम बढ़ जाते हैं। निश्चित तौर पर एक सेकंड, और ये जो ऊर्जा है या सन का वो है, इससे पूरी पृथ्वी का संचालन होता है। और यहाँ से पूरी पृथ्वी का संचालन होता है। जैसा कि शुरू में कहा गया कि जो सूर्य है वो ऊर्जा का अजस्र स्रोत है, इससे बड़ा स्रोत हमारी पृथ्वी के पास नहीं है। और निश्चित तौर पर सूर्य से ही हम सब ऊर्जा पाते हैं, प्रेरणा पाते हैं, कार्य क्षमता हमारी बढ़ती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है। उत्तरायण में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री, कुछ चीजें आपसे समझना चाहेंगे। एक तो इसका हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे समझना चाहेंगे। किस तरह से हमारा मनोविज्ञान बदलता है
उत्तरायण के बाद एक बात, और दूसरी चीज एक बात हमारे जहन में आती है कि ऐसे समय में पवित्र नदियों में स्नान का क्या महत्व है। हमने अपनी रिपोर्ट्स में भी दिखाया कि, और ये आप लगातार देख रहे होंगे कि ऐसे समय में जो पवित्र नदियां हैं उसमें स्नान किया जाता है, क्या महत्व है उसका? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। कालिदास ने इस संदर्भ में कहा है कि द्रुमा सपुष्पा सलिलम सपद्मा, अर्थात सरोवरों में तो पद्म जो है वो खिलने लगते हैं और वृक्ष जो हैं उन पर पुष्प आने शुरू हो जाते हैं। यानी प्रकृति एक नयापन लेकर आती है। जल, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 60% से ऊपर जल है और हमारा मन उससे प्रभावित होता है, और हमारी आत्मा सूर्य की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। सूर्य की ऊर्जा और जल की ऊर्जा, अर्थात मन और आत्मा को शोधन का ये एक विशेष काल है। और इस विशेष काल में जैसा कि गीता ने कहा है कि अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनुस्मृति ने कहा अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। तो हम जल से अपने शरीर को पवित्र करते हैं और हम उस सत्य से, हम उस सूर्य के उदय से जुड़ते हैं, जिससे यह सृष्टि जो है एक नए विकास को पाती है, एक नए आयाम को पाती है, एक नई अवस्था को प्राप्त होती है। आप अभी देखिएगा, इसी काल में वसंत भी आता है और ये सारी सृष्टि जो है नए नए पुष्पों से पल्लवित मिलेगी आपको, नई नई फसलें इसी में आती हैं। वो जो नयापन है, आप ये देखिए कि विज्ञान कहता है कि इसी में नया रक्त भी हमारा बनता है, इसी कालखंड में बनता है, इसी समय में बनता है। तो वो नयापन जो हमारे शरीर में आ रहा है, वो नयापन हमें उन्नत करे, हमें उल्लसित करे, हमें उमंग से भर के रखे, हमें कर्मशील करे। और जो मन में तनाव है, जो मन में दुख है, जो मन में संघर्ष है, उससे निकलकर हम एक नए संसार को ऊंचाइयों तक ले जा सकें, हम बुरे समय से निकल के अच्छे समय में जा सकें। उसके लिए स्नान से हम प्रारंभ करते हैं। और ये जो सदा सलीला जो हमारी गंगा जैसी नदियां हैं, इन नदियों के जल में वो पवित्रता है कि गंगा का नाम लेने से भी मन पवित्र होता है। और फिर जब उसमें स्नान करते हैं तो मनुष्य पाप मुक्त होता है। तो ऐसी सदा नीरा इस नदी में, गंगा में और अन्य नदियों में स्नान करने से उस कालखंड में जब सूर्य की रश्मियां उस जल पर पड़ती हैं और वो रश्मियों से युक्त जल जब शरीर को प्राप्त करता है तो हम निरोग होने लगते हैं, हमारा मन पवित्र होने लगता है, हमें नया उत्साह मिलने लगता है और नई नई योजनाओं पर संसार जुट जाता है। ये इसका एक मूल कारण है। और इसी कारण से हमारी संस्कृति में नदियों के स्नान को बहुत महत्वपूर्ण माना है। खासकर जब संधि काल होता है, संक्रांति काल होता है, तो जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, उसी को संक्रांति हम लोग बोलते हैं। तो हर संक्रांति अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद सूर्य की ऊष्मा से सब जगमगाएगा और हमारा मन भी जगमगाए। उसके लिए हम ये स्नान करके अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांग के एक नया जीवन जीना। बिल्कुल, इसके आध्यात्मिक धार्मिक कारण तो आपने बताया ही। जिस तरह से आपने कहा कि शरीर को निरोग करने के लिए भी, शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए भी नदियों में स्नान किया जाता है, इसके वैज्ञानिक कारण है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री आपका और डॉक्टर अजय भंभी आपका भी इस तमाम चर्चा के लिए और वैज्ञानिक आध्यात्मिक धार्मिक कारण बताने के लिए। जो सूर्यदेव उत्तरायण हो चले हैं उसका क्या महत्व है, इस पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां रुकेंगे न्यूज नाइट्स में एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से क्रिकेट के मैदान में अब फिर से एक बार बाजी सजने लगी है।
होनी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर क्रिकेट के मैदान से। भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2 मुकाबले जीतकर अजेय बढ़त बना चुकी है और अब भारत और श्रीलंका के बीच श्रृंखला का आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। एक और टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी, तो वहीं श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में जीत का खाता खोलना चाहेगी। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम तीसरे वनडे में रविवार को जब तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसका इरादा क्लीन स्वीप का होगा। टीम इंडिया ने पहले 2 वनडे जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली है। पिछले दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पहले वनडे में जहां शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया ने विशाल स्कोर खड़ा किया, वहीं दूसरे वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती विकेट गिर जाने के बाद मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाते हुए टीम को जीत दिलाई। गेंदबाजों का प्रदर्शन भी दोनों मुकाबलों में शानदार रहा है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में हैं। तिरुवनंतपुरम में खेले जाने वाले तीसरे मैच में भारत की प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकता है। इस मुकाबले में ईशान किशन को मौका मिल सकता है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव भी दिख सकते हैं। तीसरे वनडे में भारत ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किसी एक देश के खिलाफ वनडे में संयुक्त रूप से 95 मैच जीते हैं। अगर टीम इंडिया तीसरे वनडे में श्रीलंका को हराती है तो वो ऑस्ट्रेलिया को इस मामले में पीछे छोड़ देगी। दूसरी तरफ बात अगर श्रीलंका की करते हैं तो टीम की कोशिश जीत के साथ प्रतियोगिता का समापन करने की होगी। टीम का प्रदर्शन अब तक सीरीज में उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मोर्चों पर टीम में सुधार की जरूरत है। कप्तान दसुन शनाका के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया है। श्रीलंका के गेंदबाजों ने भी अब तक निराश ही किया है। दोनों देशों के दरमियान ये मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। भारतीय टीम इस मैदान पर दूसरी बार एक दिवसीय मैच खेलने उतरेगी, वहीं श्रीलंका यहां पर पहली बार वनडे मैच खेलेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा कि बजट 2023 में वित्त मंत्री का मुख्य फोकस वित्तीय अनुशासन पर होना चाहिए, जिससे देश में निवेशकों को भरोसा और मजबूत बन सके। उन्होंने कहा कि बजट को अब व्यक्तिगत आयकर सुधारों का भी बेसब्री से इंतजार है। 2024 के बजट में प्रायोरिटीज आप क्या देखते हैं? सरकार को, वित्त मंत्री को क्या करना चाहिए? अगर हम आपसे सीधे समझना चाहें, आपका रिकमेंडेशन क्या होगा? पॉलिसीज के लिहाज से बजट आपको किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे सकता है? ये हमारे कई मुद्दे हैं, पर सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा कि हमें जो है अब फिस्कल कंसोलिडेशन जिसे कहते हैं वो फिर से शुरू करना होगा, क्योंकि कोविड के दौरान निश्चित रूप से सरकार को खर्चा ज्यादा करना पड़ा और हमारी आय भी कम हो गई थी उन दिनों में। तो इस वजह से जो है सरकार का डेफिसिट बढ़ा, तो उससे जो है पब्लिक डेट जिसको हम कहते हैं, जो देश का ऋण है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसको हमें फिर से कंट्रोल में लाने के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन जरूरी है। तो हालांकि शायद फिस्कल डेफिसिट अभी 3 से 4% के लेवल पे आने में समय लगेगा, पर ये प्रक्रिया हमें अभी शुरू करनी चाहिए। इसमें एक सिग्नलिंग भी जरूरी है, तो ये तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, मैं समझता हूं कि खास तौर से बजट के लिहाज से एक पर्सनल इनकम टैक्सेशन का जो सुधार अभी आउटस्टैंडिंग है, जो बचा हुआ है, वो अब हमें अनाउंस करना चाहिए। और कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी ही धरती पर अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहते हैं राजा उतिरोत सिंह,
जानने के लिए देखिए दूरदर्शन प्रस्तुति स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा पर इस रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे डीडी न्यूज, डीडी नेशनल पर। न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार। ये है खासी माउंटेन और यहाँ के रहने वाले खासी लोग, देयर किंग इज नोन एज सेम। खासी माउंटेन्स को काट कर रोड बनाएगा। सड़क बनाकर हम ही से कर वसूलेंगे। इतना बड़ा घात उन्होंने अब तक हमारा आतिथ्य देखा है, अब हमारा साहस और शौर्य देखेंगे। बस करो।